आज है 21 नवंबर शुक्रवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज्यादा। हरकारा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट की जिसमें अदानी समूह पर अमेरिकी धोखाधड़ी के मामले के ठप पड़ने का जिक्र है। साथ ही नजर डालेंगे द हिंदू की रिपोर्ट पर जिसमें दुबई एयर शो में हुए तेजस फाइटर जेट के क्रैश की जानकारी दी गई है और जानेंगे कि कैसे अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की पत्नी को लेकर की गई एक टिप्पणी पर भारत में बवाल मचा है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में बिहार चुनाव के नतीजों के गहरे मायने, ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और अमेरिकी रिपोर्ट के उस दावे पर भी बात होगी जिसमें बीजेपी आरएसएस के गठजोड़ से भारत में भेदभाव को बढ़ावा मिलने की बात कही गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें विस्तार से। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एक साल पहले अमेरिकी न्याय विभाग ने भारत के सबसे प्रमुख व्यवसायी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी गौतम अदानी पर वायर और सिक्योरिटीज धोखाधड़ी के आरोप लगाकर भारत को चौंका दिया था। लेकिन तब से इस मामले में लगभग कोई प्रगति नहीं हुई है। अदानी के खिलाफ यह मामला, जिसकी घोषणा पिछले साल 20 नवंबर को राष्ट्रपति ट्रंप के फिर से चुनाव जीतने के 2 हफ्ते बाद की गई थी, संघीय डॉकेट पर निष्क्रिय बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार जहां मामले में बहुत कम बदलाव हुआ है, वहीं ट्रंप के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच संबंध काफी बदल गए हैं। व्हाइट हाउस में अब भारत के कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को तरजीह दी जा रही है। अमेरिका ने भारत के निर्यात पर भारी टैरिफ लगाए हैं, जिसमें रूसी तेल खरीदने के लिए एक विशेष जुर्माना भी शामिल है। ये केवल अदानी और उनके 7 सहयोगियों के खिलाफ 5 आपराधिक आरोप ही नहीं हैं जो रुके हुए हैं, बल्कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी द्वारा उनके खिलाफ दायर एक सिविल शिकायत का भी यही हाल है। ये स्पष्ट नहीं है कि मामला क्यों रुका हुआ है। न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के संघीय अभियोजकों ने अदानी पर रिश्वतखोरी की साजिश रचने और निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि अदानी और उनके सहयोगियों ने एक सौर परियोजना के लिए अनुबंध हासिल करने के लिए भारत में एक राजनेता को रिश्वत देने का प्रयास किया और फिर न्यूयॉर्क में निवेशकों से इस योजना के बारे में झूठ बोला। अदानी समूह ने इन आरोपों से इनकार किया है। मिशिगन विश्वविद्यालय में व्हाइट कॉलर अपराध के विशेषज्ञ, कानून के प्रोफेसर विक्रमादित्य खन्ना ने कहा, इस तरह के मामले में कुछ समय लगता है, लेकिन आमतौर पर इतना लंबा समय नहीं लगता। जब से अदानी पर आरोप लगे हैं, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा नहीं की है, जहां उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मॉड्यूल की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियां अब उन विदेशी हैंडलर्स की भूमिका और पहचान की जांच कर रही हैं, जिन्होंने कथित तौर पर मॉड्यूल को बम बनाने में मदद की और उन्हें आत्मघाती हमले के लिए उकसाया। जांचकर्ता ये पता लगा रहे हैं कि क्या इन हैंडलर्स की हाल के दिनों में भारत में हुए इसी तरह के डू इट योरसेल्फ यानी डीआईवाई बम विस्फोटों में कोई भूमिका थी। दिल्ली मामले की जांच से जुड़े कर्नाटक के सूत्रों ने बताया कि 3 हैंडलर्स की पहचान हंजुल्ला, निसार और ओकासा के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हंजुल्ला पहचान का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति ने कथित तौर पर 35 वर्षीय डॉक्टर गनई को बम बनाने के 40 से ज्यादा वीडियो भेजे थे। डॉक्टर गनई पर मॉड्यूल द्वारा इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों के भंडारण की व्यवस्था करने का आरोप है। इस मामले में एक और संदिग्ध मोहम्मद शाहिद फैसल का नाम भी सामने आया है, जो कर्नल और लैपटॉप भाई जैसे छद्म नामों का इस्तेमाल करता है। माना जाता है कि उसने 2020 से कर्नाटक और तमिलनाडु में आतंकी मॉड्यूल के साथ मिलकर बम धमाकों को अंजाम दिया है। सूत्रों का मानना है कि फैसल का संबंध 23 अक्टूबर 2022 को कोयम्बटूर कार आत्मघाती बम विस्फोट, 20 नवंबर 2022 को मंगलुरु ऑटो रिक्शा ब्लास्ट और 1 मार्च 2024 को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट से है। जांचकर्ताओं के अनुसार फैसल 2012 में लापता हो गया था और कथित तौर पर पाकिस्तान भाग गया था। दिलचस्प बात यह है कि लाल किला आतंकी मॉड्यूल के एक हैंडलर ओकासा के भी तुर्की में होने का अंदेशा है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार 21 नवंबर को दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का एक तेजस लड़ाकू जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सोशल मीडिया पर इस दुर्घटना के वीडियो वायरल होने के कुछ ही पलों बाद आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि की। यह विमान दुबई एयर शो 2025 के 5वें दिन एक फ्लाइट डिस्प्ले प्रोग्राम के दौरान प्रदर्शन कर रहा था। दुर्घटना स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:15 पर हुई। ये ध्यान देने योग्य है कि भारतीय वायुसेना के तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ये दूसरा क्रैश है।
पहला क्रैश 12 मार्च 2024 को जैसलमेर में हुआ था। इस स्वदेशी जेट तेजस ने 24 साल पहले 4 जनवरी 2001 को अपनी पहली उड़ान भरी थी और इसका नाम तेजस तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मई 2003 में रखा था। पीटीआई की खबर के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा तय करने हेतु संविधान में संशोधन होने तक कोई आराम नहीं होगा। राष्ट्रपति संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार राय पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा, राज्य के अधिकारों और सच्चे संघवाद के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। स्टालिन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की राय ने कई प्रमुख सिद्धांतों की पुष्टि की है, जिसमें यह जोर देकर कहा गया है कि चुनी हुई सरकार को नेतृत्व की भूमिका में होना चाहिए और राज्य में 2 कार्यकारी शक्ति केंद्र नहीं हो सकते। ये भी पुनः पुष्टि की गई कि राज्यपाल के पास विधेयक को खत्म करने या पॉकेट वीटो का प्रयोग करने का कोई चौथा विकल्प नहीं है और वे विधेयकों पर कार्रवाई में अनिश्चित काल तक देरी नहीं कर सकते। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बीच संबंध भेदभावपूर्ण कानूनों को सक्षम बनाते हैं। अमेरिकी कांग्रेस समर्थित इस निकाय ने दावा किया है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कानूनों के कार्यान्वयन से देश भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगते हैं। भारत सरकार ने पूर्व में इस अमेरिकी निकाय की रिपोर्टों को पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताकर खारिज किया है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के लिए कुछ संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद भारत की राजनीतिक व्यवस्था धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति भेदभाव के माहौल को सुगम बनाती है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को भारतीय रुपये में 3 महीने से अधिक समय में सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट देखी गई। ये पहली बार 89 प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया और अंततः 93 पैसे की गिरावट के साथ 89.61 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा विश्लेषकों ने इस तेज गिरावट का कारण वैश्विक आईटी शेयरों में भारी बिकवाली और प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार सौदे पर स्पष्टता की कमी को बताया है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि उनकी पत्नी उषा एक दिन ईसाई धर्म के सुसमाचार से उसी तरह प्रभावित होंगी जैसे वो हुए थे, तो उन्होंने अनजाने में भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच धार्मिक स्वतंत्रता पर एक बहस छेड़ दी। पिछले महीने एक कार्यक्रम में वेंस ने अपने अंतर धार्मिक विवाह पर चर्चा करते हुए कहा, मेरी पत्नी ईसाई के रूप में बड़ी नहीं हुई, वो एक हिंदू परिवार में पली बढ़ी। वेंस 2019 में कैथोलिक बन गए थे, जबकि उनकी पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं। वेंस ने कहा, मैं ईमानदारी से ऐसी कामना करता हूं क्योंकि मैं ईसाई सुसमाचार में विश्वास करता हूं। इन टिप्पणियों पर ऑनलाइन बहस बढ़ने के बाद वेंस ने एक्स पर जवाब दिया कि वो उम्मीद करते हैं कि उनकी पत्नी एक दिन चीज़ों को उनके नज़रिए से देखेंगी, लेकिन वो हमेशा उनका समर्थन करते रहेंगे। वेंस की टिप्पणी ने भारत में कुछ लोगों को नाराज कर दिया है। सीएनएन न्यूज़ 18 की संपादक शुभांगी शर्मा ने एक कॉलम में लिखा, ये धर्मांतरण के लिए एक राष्ट्रपति का आह्वान है। कुछ लोगों के लिए वेंस की टिप्पणियां भारत के दर्दनाक औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाती हैं। हालांकि कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना, जो खुद हिंदू हैं, ने एक्स पर लिखा, उनकी नीतियों पर हमला करें, उनके परिवार को इससे बाहर रखें। सुहास पलशीकर द्वारा इंडियन एक्सप्रेस में लिखे गए एक कॉलम के अनुसार 2014 के चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद से ही बिहार उसके रास्ते में एक बाधा बना हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये परिणाम बिहार की सीमाओं से परे देखा जाना चाहिए। अगले 6 महीनों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार का नतीजा पार्टी द्वारा व्यापक और अधिक पूर्ण प्रभुत्व का संकेत हो सकता है। बिहार की तरह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी कांग्रेस एक प्रमुख खिलाड़ी नहीं है और ऐसे में भाजपा का सामना करने का बोझ पूरी तरह से क्षेत्रीय खिलाड़ी पर पड़ेगा। बिहार में जदयू भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के बावजूद राजद विफल रहा। बिहार के परिणाम का एनडीए की आंतरिक गतिशीलता पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब बिहार के बाद एनडीए के सहयोगी दलों को नोटिस पर रखा जाएगा। अंत में पलशीकर लिखते हैं कि बिहार के नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को अवास्तविक बना देंगे। बिहार चुनावों ने दिखाया है कि पुराना विपक्ष बाहर हो रहा है, लेकिन एक नया विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। ये परिणाम मोदी को पार्टी, नौकरशाही और समाज पर अधिक नियंत्रण रखने की अनुमति देता है। एलिसन ग्रिनर की अल जजीरा में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक कांग्रेस के सदस्यों के एक समूह के लिए मौत की सजा की संभावना जताई है, जिन्होंने सैन्य और खुफिया समुदाय से किसी भी अवैध आदेश को अस्वीकार करने का आह्वान किया था। ट्रंप ने गुरुवार को अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ये वास्तव में बुरा और हमारे देश के लिए खतरनाक है। उनके शब्दों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देशद्रोहियों का राजद्रोही व्यवहार, उन्हें बंद कर दो। इसके लगभग 40 मिनट बाद प्रकाशित एक अन्य संदेश में केवल 5 शब्द थे, राजद्रोही व्यवहार, मौत की सजा। ट्रंप की यह धमकी 18 नवंबर को प्रकाशित एक वीडियो के जवाब में आई, जिसमें 6 डेमोक्रेटिक सेनेटरों और प्रतिनिधियों ने सशस्त्र बलों और खुफिया समुदाय में अपने सहयोगियों को अवैध आदेशों को अस्वीकार करने के उनके कर्तव्य की याद दिलाई थी। अमेरिकी कानून के तहत यह व्यापक रूप से समझा जाता है कि सैनिकों का दायित्व है कि वे उन आदेशों को अस्वीकार कर दें जिन्हें वे अवैध समझते हैं। बीबीसी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया 10 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। ये दुनिया में अपनी तरह की पहली नीति है, जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे उनके प्लेटफॉर्म पर अकाउंट न बना सकें। सरकार का कहना है कि इस प्रतिबंध का उद्देश्य बच्चों को सोशल मीडिया पर दबाव और जोखिम से बचाना है। एक अध्ययन में पाया गया कि 10-15 साल की उम्र के 96% बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और उनमें से 10 में से 7 हानिकारक सामग्री के संपर्क में आए थे। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स और यूट्यूब सहित 10 प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंध में शामिल किया है। नियमों का उल्लंघन करने पर जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों की होगी और गंभीर उल्लंघन पर उन्हें $49.5 मिलियन तक का जुर्माना हो सकता है। आलोचकों का तर्क है कि प्रतिबंध बच्चों के लिए ऑनलाइन नुकसान को वास्तव में कम नहीं करेगा, क्योंकि डेटिंग वेबसाइट और गेमिंग प्लेटफॉर्म इसमें शामिल नहीं हैं। द ट्रिब्यून के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने ईरान के पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में शामिल भारत की संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि इस व्यापार से प्राप्त धन तेहरान के आतंकवादी समूहों का समर्थन करता है और हथियार प्रणालियों की खरीद करता है, जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उनमें भारतीय नागरिक ज़ाया हुसैन, इकबाल हुसैन सैयद, जुल्फ़िकार हुसैन रिजवी सैयद, महाराष्ट्र स्थित आर्यन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और पुणे स्थित TR6 पेट्रो इंडिया LLP शामिल हैं। प्रशासन ने कहा कि TR6 पेट्रो ने अक्टूबर 2024 और जून 2025 के बीच कई कंपनियों से $8 मिलियन से अधिक मूल्य का ईरानी मूल का बिटुमेन आयात किया था। रॉयटर्स की एक खबर के अनुसार हाल के महीनों में कम से कम 24 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि कहीं खांसी की दवाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में गड़बड़ी तो नहीं। जांच अधिकारियों का शक है कि कोल्ड्रिफ नाम की खांसी की सिरप बनाने में इस्तेमाल हुए प्रोपाइलिन ग्लाइकोल सॉल्वेंट में जहरीला केमिकल मिल गया था। जांच में सामने आया है कि इस सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल नाम का बेहद खतरनाक औद्योगिक केमिकल पाया गया, जो बच्चों की किडनी फेल होने और मौत का कारण बन सकता है। रॉयटर्स की जांच में यह भी सामने आया कि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को लेकर गंभीर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हुआ और रसायन को बिना सील वाले कंटेनरों में भेजा गया था। इन मौतों ने भारत के $50 बिलियन के दवा उद्योग की सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े किए हैं। ऑल्ट न्यूज़ ने अपनी जांच में उस वायरल दावे को गलत पाया है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली लाल किला विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अस्पताल में मिले एक घायल की पट्टी फर्जी थी। ये दावा आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने किया था। ऑल्ट न्यूज़ ने उस मरीज मोहम्मद शाहनवाज से बात की। शाहनवाज ने बताया कि वायरल हो रही तस्वीर उनकी ही है और वो एक कैब ड्राइवर हैं। उन्होंने बताया कि विस्फोट इतना खतरनाक था कि वो अपनी कार से 7 फीट दूर जा गिरे। उन्होंने इलाज का जिक्र करते हुए बताया कि उनके पैर से खून बह रहा था, इसलिए चोट का आकलन करने के लिए पट्टी हटाई गई और बाद में फिर से लगाई गई। शाहनवाज ने इन आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया कि उनकी पट्टियां कोई प्रचार स्टंट का हिस्सा थीं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के 2 पुरातत्वविदों ने मिस्र के बेरेनिके शहर में शुरू हुई खुदाई में हिस्सा लिया है, जहां पहले तमिल ब्राह्मी लिखावट वाले मृद्भांड मिले थे। इन खोजों से प्राचीन तमिलों और रोमनों के बीच समुद्री व्यापार संबंधों के मजबूत सबूत मिले थे। तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की यह टीम पोलैंड और अन्य देशों के विशेषज्ञों के साथ इस खुदाई में शामिल हुई है। इस खुदाई का उद्देश्य तमिलों और भूमध्यसागरीय देशों के बीच प्राचीन व्यापार संबंधों के और प्रमाण खोजना है। और अब चलते चलते इंडियन हिस्ट्री थाली बाय थाली नामक यूट्यूब कार्यक्रम की एक कड़ी में पुरातत्वविदों ने बताया है कि लगभग 4500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्वार, बाजरा, रागी, लहसुन, अदरक, विभिन्न प्रकार की दालें, केला, आम, खजूर और अखरोट खाते थे। मसालों में हल्दी और मेथी का उपयोग होता था। मांस के सेवन के भी स्पष्ट प्रमाण मिले हैं, जिनमें मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर शामिल हैं।
समुद्री और नदी दोनों तरह की मछलियां खाई जाती थीं। दिलचस्प बात यह है कि हड़प्पा जैसे अंतर्देशीय स्थल पर समुद्री मछली के अवशेष मिले हैं, जो समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। ये सवाल उठता है कि बिना रेफ्रिजरेशन के वे समुद्री मछली को इतनी दूर तक कैसे ले जाते थे। हालांकि कंकालों से कुपोषण के सबूत भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि सभी को हर तरह का भोजन उपलब्ध नहीं था। आज के लिए इतना ही। हमें बताइए अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। हरकारा सबस्टैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं। हरकारा, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पर, ट्विटर, एक्स और ब्लू स्काई पर। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।